डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो है वो लूपिंग का टॉपिक शुरू करेंगे। लूपिंग जो है वो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें जहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं और एक ही ऑपरेशन जब हमें बार बार जो है वो रिपीट करना पड़ता है तो वहाँ पे फिर हमें जो है वो लूप की ज़रूरत पड़ती है। तो एक वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको जो है वो हम अब भी शुरू करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को, क्योंकि ये लूप के अंदर और लूप की ख़ास तौर पे जो फार लूप है उसके अंदर ये स्पेशली जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो है वो दो तरह के हैं, एक प्लस प्लस है जो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और एक माइनस माइनस का साइन यूज़ होता है जो कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऐसे इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये वैल्यूज इंक्रीज करने के लिए है, बढ़ाने के लिए है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे वैल्यूज को जहाँ पे वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमने वैल्यू डिक्रीज करनी हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे प्लस प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और अगर हम माइनस माइनस का साइन यूज करेंगे तो वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब अगर हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको हम कह रहे हैं वॉल है, और वैल प्लस प्लस अगर हम लिखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे हम लिख रहे हों वैल इज इक्वल टू वैल प्लस वन। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें मैं बताता चलूँ कि हमें जो है वो जब भी हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है तो ये वेरिएबल्स पे यूज़ होता है। वेरिएबल्स के अलावा अगर आप किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पे ये अप्लाई करना चाहें तो ये काम नहीं करेगा, ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अल्टरनेटिव है असाइनमेंट ऑपरेटर के, जिसको हम इस तरह से यूज़ कर रहे हो और फिर उसमें जो भी वेरिएबल यूज़ किया जा रहा हो उसमें साथ प्लस वन कर रहे हो। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वैल इज इक्वल टू वैल प्लस वन, इट मीन हम वैल वेरिएबल में एक का इंक्रीमेंट करेंगे और वो जो एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी वो वापस वैल में ही राइट अप हो जाएगी। तो इसलिए हम ये वाली स्टेटमेंट लिखें या हम ये वाली स्टेटमेंट लिखें, दोनों का इम्पैक्ट जो है वो सेम होगा। और प्लस प्लस को हम जो है वो वेरिएबल से पहले भी यूज कर सकते हैं और हम वेरिएबल के बाद भी लिखेंगे, इम्पैक्ट दोनों का सेम है। और हम अगर पहले प्लस प्लस लिखते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और अगर बाद में प्लस प्लस लिखते हैं तो उसे हम पोस्टफिक्स कहते हैं। अब उसके बाद जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है, डिक्रीमेंट में हम जो है वो माइनस का साइन यूज करते हैं, और माइनस का साइन का मतलब यही है कि हम जिस वेरिएबल के साथ माइनस माइनस का साइन यूज कर रहे होंगे वहां पे जो है वो हम उस वेरिएबल में एक का डिक्रीमेंट कर रहे होंगे या उसमें से वन माइनस कर रहे होंगे। इसमें भी इसी तरह प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर यूज होते हैं। अगर हम माइनस माइनस पहले लिखेंगे तो इट मीन पहले वेरिएबल में से वैल्यू जो है वो माइनस होगी, बाद में वे माइनस करके उसमें अपडेट किया जाएगा उसी वक्त वेरिएबल को। और बाद का पोस्टफिक्स का मतलब ये है कि पहले वेरिएबल को अपडेट पहले नहीं किया जाएगा, पहले उसको जहाँ पे आपने किसी एक्सप्रेशन में यूज करना है तो वहाँ पहले यूज किया जाएगा और फिर बाद में जो है वो उसमें उसको अपडेट किया जाएगा। तो बेसिकली इसका डायरेक्टली कनेक्शन जो है वो प्रीफिक्स पोस्टफिक्स का जो है वो वेरिएबल में पहले इंक्रीमेंट करके बाद में उसको यूटिलाइज करना है, या पहले उसको यूटिलाइज कर लें और बाद में जो है वो उसमें आपने माइनस करना है या उसमें ऐड करना है तो वो बाद में किया जाए। तो पोस्टफिक्स में बेसिकली पहले वेरिएबल को अगर आप किसी एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं तो पहले उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर दिया, पहले उस वेरिएबल को वहाँ पे यूज़ किया जाता है और बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है। लेकिन जब हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स का मतलब ये है कि आपने पहले उस वेरिएबल को अपडेट करना है, अपडेट करने के बाद उसको आप जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे यूज़ करेंगे तो बेसिकली डायरेक्टली उसी वक्त आपको उस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का इफेक्ट नज़र आ रहा होता है। जबकि जब हम पोस्ट फिक्स करते हैं तो आपको उसी वक्त उसी स्टेटमेंट के अंदर उसका इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसको अगली स्टेटमेंट में उसी वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो फिर आपको वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला इफेक्ट जो है वो नज़र आएगा। इसकी एक एग्जांपल हम इस प्रोग्राम से देखते हैं। इस प्रोग्राम में अगर हम देखें तो हमने एक वेरिएबल लिया नम और उसको हमने जो है वो 4 से इनिशियलाइज करवा दिया। बाद में हमने जो है सिंपली उसको नम को डिस्प्ले करवा दिया, तो ये हमें जो है वो 4
प्रिंट आउट करके देगा। फिर हमने लिखा नम प्लस प्लस, नम प्लस प्लस के बाद फिर हमने जो है वो नम में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब इसकी वैल्यू जो है वो 5 हो चुकी होगी। जब इसकी वैल्यू 5 हो चुकी है तो फिर हमने दोबारा फिर प्लस प्लस नम यूज किया। अब प्लस प्लस नम यूज करेंगे तो पहले उसकी वैल्यू 5 थी, अब उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे 6 हो चुकी होगी। इसी तरह जब हमने पोस्ट फिक्स माइनस माइनस यूज करें तो इट मीन हम यहाँ पे उसकी वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट करने जा रहे हैं। अब डिक्रीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली उसमें एक वैल्यू माइनस हो जाएगी। माइनस के बाद अगर हम उसको डिस्प्ले करेंगे तो ये हमें एक वैल्यू कम शो करेगा जो कि 6 से 5 हो चुकी होगी। और अगेन हम जो है वो फिर उसके अंदर जो है वो माइनस माइनस नम लिख रहे हैं, तो माइनस माइनस नम के बाद जब हम उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे तो ये फिर 5 से 4 हो चुकी होगी। और इसी तरह आप ये आउटपुट में देख सकते हैं कि पहले वेरिएबल की वैल्यू 4 है, उसमें पोस्ट फिक्स के थ्रू हमने प्लस प्लस किया तो वो 5 होगी। फिर हमने पोस्ट फिक्स के थ्रू जो है वो +1 किया तो वो, और प्री फिक्स के थ्रू +1 किया तो ये 6 होगी। फिर हमने जो है वो पोस्ट फिक्स के थ्रू जो है वो उसमें हमने जो है वो डिक्रीमेंट किया तो इसकी वैल्यू जो है वो 5 होगी। और फिर हमने प्री फिक्स यूज करते हुए 1 का डिक्रीमेंट किया तो उसकी वैल्यू 4 होगी। अब प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स को अगर हम कंपैरिजन करें तो बेसिकली प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर जो हैं ये डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस के अंदर हम इन्हें यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्री फिक्स मोड यूज कर रहे होंगे, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो इंक्रीमेंट हमेशा पहले होगा और बाद में उस वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको जहाँ पे आपने यूज करना है और वो यूज होगा जहाँ पे उस वेरिएबल की वैल्यू फिर वो आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बाद वेरिएबल की वैल्यू शो होगी। लेकिन जब हम पोस्ट फिक्स यूज करते हैं तो उसमें पहले वेरिएबल की वैल्यू शो होती है, रिटर्न होती है। ये ऑपरेटर यानी वेरिएबल की वैल्यू पहले रिटर्न कर देता है, जब रिटर्न करने के बाद उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है। यानी इसको अगर हम एज एक ऑपरेशन लें, एज एक फंक्शन लें, तो ये ऐसा फंक्शन है अगर आप उसको प्री फिक्स मोड में यूज कर रहे होंगे तो ये पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा और फिर उसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यूज कर रहे होंगे तो वहां पे ये एक ऐसे फंक्शन के तौर पे काम करेगा कि ये पहले वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न कर देगा, वैल्यू रिटर्न करने के बाद जो है वो उसमें 1 का इंक्रीमेंट या 1 का डिक्रीमेंट करेगा। अब इसके अगर हम कुछ और एग्जांपल देखें तो हम जो है वो पहले एक वेरिएबल नम लिया, एक वैल लिया और नम वैल को हमने 12 से इनिशियलाइज करवा दिया और फिर हमने सी आउट लिखा वैल प्लस प्लस। जब सी आउट वैल प्लस प्लस लिख रहे हैं तो इट मीन ये पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स मतलब ये पहले वैल्यू रिटर्न करेगा वैल की वैल्यू तो 12 है, 12 रिटर्न करेगा, बाद में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 12 होगी, लेकिन एक्चुअली उसकी वैल्यू उसके बाद जो रिटर्न करने के बाद 13 हो चुकी होगी। फिर आप सी आउट स्टेटमेंट में आए, आप प्लस प्लस वैल लिखेंगे। अब प्लस प्लस वैल एक्सप्रेशन के अंदर अब यहाँ पे उससे पहले वैल्यू 13 है, 13 में वो पहले अब इंक्रीमेंट करेगा, यानी अब 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 14, 14 के बाद वैल्यू को रिटर्न करेगा तो वहां पे आपको जो वैल्यू है वो 14 मिलेगी। फिर हम अगर नम इज इक्वल टू माइनस माइनस वैल लिखते हैं तो नम इज इक्वल टू माइनस माइनस वैल का मतलब यह है कि उस वेरिएबल की जो करंट वैल्यू है वो 14 है, 14 में से पहले एक माइनस करेगा, माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू है वो 13 है, 13 रिटर्न करेगा और नम के पास अब जो है वैल्यू जो है वो 13 आ जाएगी। लेकिन अगर हम उसके बाद नम इज इक्वल टू वैल प्लस प्लस लिखते हैं जो कि पोस्ट फिक्स है तो इसमें क्या करेगा, पहले वैल की वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न का मतलब ये है कि 13 पहले वैल्यू गेट होगी और वो वैल्यू नम को असाइन हो जाएगी। नम को 13 असाइन करने के बाद वैल में 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा तो एक्चुअली वैल की वैल्यू 12 हो चुकी होगी, लेकिन नम को जो है वो 13 मिलेगी। तो ये बेसिकली इसके जो है वो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। अब अगर हम फर्दर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि इट कैन बी यूज्ड इन एक्सप्रेशंस रिजल्ट इज इक्वल टू नम प्लस 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 माइनस माइनस नम 2। अब अगर हम नम 1 प्लस प्लस लिख रहे हैं तो नम 1 की पहले वैल्यू को यहाँ पे यूज किया जाएगा, जो करंट वैल्यू अभी उसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन नम 2 जो है उसमें पहले एक डिक्रीमेंट कर दिया जाएगा फिर उसकी वैल्यू को यूज किया जाएगा।
और अगर हम एग्जांपल ले हम कहते हैं जी num1 जो है 5 है, num2 भी 5 है, तो num1 से जो हमें इस एडिशन वाले ऑपरेशन में जो हमें वैल्यू मिलेगी, num1 से 5 रीड होगा, num2 में एक माइनस होगा 5 में से और 4 आएगा, तो 4 और 5 प्लस 4 होगा बेसिकली, और फिर उसका जो रिजल्ट है वो बेसिकली 9 आएगा, तो वो हमें मिल जाएगा। लेकिन हम इसको हमेशा वेरिएबल्स के साथ यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस के साथ अप्लाई नहीं कर सकते। जैसा यहाँ पे लिखा गया कि num1 प्लस num2 और फिर प्लस प्लस करो, तो ये वैलिड नहीं है, ये बेसिकली एरर है, इस तरह से हम इसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसके अलावा हम इसे जो है डिफरेंट रिलेशनल एक्सप्रेशंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस प्लस नम ग्रेटर देन लिमिट अगर लिखा गया तो इसका मतलब ये है कि आप पहले नम में एक का इंक्रीमेंट करेंगे, फिर नम की वैल्यू जो रिटर्न होगी वो कंपेयर होगी लिमिट के साथ, और अगर वो लिमिट से ग्रेटर होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अब दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर, लेकिन अगर आप जो है वो नम प्लस प्लस ग्रेटर देन लिमिट लिखेंगे तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा, प्लस प्लस नम ग्रेटर देन लिमिट लिखेंगे तो इसका इफेक्ट जो है वो डिफरेंट होगा। तो ये डिफरेंटली जो है वो बिहेव करते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस के अंदर। अब हम आते हैं फॉर लूप की तरफ। फॉर लूप को जैसा कि हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें प्री डिफाइंड हो नंबर ऑफ आइट्रेशन, हमें पता हो कि हमने जो है वो 10 आइट्रेशन, 20 आइट्रेशन, 50 आइट्रेशन या 100 आइट्रेशन जो है वो लाजमी परफॉर्म करनी है। और अगर हम पहले इनिशियली अगर हम देखें तो अगर हमने एक स्टेटमेंट जो है वो 10 टाइम प्रिंट करवानी है तो हमें उसके लिए जो है वो लूप के बगैर हमें 10 टाइम सी आउट लिखना पड़ेगा। अगर हमने एक वैल्यू है उसको 10 टाइम प्रिंट करवाना है तो हमें 10 टाइम सी आउट लिखना पड़ेगा। अब लूप बेसिकली जो है वो ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि रेपिटेशन के लिए यूज होता है, यानी लूप हमें ये अलाउ करता है कि अगर हमने एक ही ऑपरेशन रिपीटेडली वही एक ऑपरेशन बार बार परफॉर्म करना है तो ये हमें अलाउ करता है कि आप एक ही स्टेटमेंट लिखें और उसी स्टेटमेंट को जो है ये रिपीट करता जाएगा। तो एक्चुअली जो है ये रेपिटेशन के लिए यूज होता है। जहाँ पे रेपिटेशन होती है वहीं पे हम लूप को यूज करते हैं, जहाँ पे रेपिटेशन की जरूरत नहीं है वहां पे हम लूप को यूज नहीं करते। अब हम आते हैं फॉर लूप के सिंटैक्स की तरफ। फॉर लूप में अगर हम देखें तो सबसे पहले उसका जो फॉर्मेट है, फॉर उसका कीवर्ड है और इसके बाद हम स्टार्टिंग ब्रांचेस और क्लोजिंग ब्रांचेस के दरमियान में जो है वो इसके बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन होता है। और उसमें एक चीज़ जो है इनिशियलाइजेशन, इस मीन हम लूप में कोई ना कोई काउंटर यूज़ कर रहे होते हैं और काउंटर हमेशा जो है वो इंटीजर टाइप वेरिएबल यूज होता है। ये काउंटर ऐसे ही है जैसे काउंट डाउन और काउंट अप वाली सिचुएशन है। अगर आपको 100 आइट्रेशंस चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप 1 से काउंटिंग शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 100 तक आप काउंटिंग करते जाएं। तो आपने उसको इनिशियलाइज कहाँ से करना है, अब उसको 1 से इनिशियलाइज करेंगे। और अगर आपने ये काउंट अप है, अगर आप काउंट डाउन वाली अप्रोच यूज करते हैं क्योंकि आइट्रेशन है, इसमें रेपिटेशन है, तो कितने बार रिपीट करना है, वो रिपीट करने के लिए हमें लूप का काउंटर चाहिए होता है जो काउंट करता है कि इस लूप की जो है वो इतनी रेपिटेशन हो चुकी हैं, इतनी आइट्रेशन हो चुकी हैं। उन्हीं रेपिटेशन को हम जो है वो आइट्रेशन भी कहते हैं। उसके बाद जो है उसको जब इनिशियलाइज कर लेते हैं तो फिर हमने एक टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट का मतलब ये चेक करता है कि आपने जो लिमिट लगाई थी आइट्रेशंस की या रेपिटेशंस की, क्या ये उस लिमिट तक जो है वो पहुंच चुका है या नहीं। यानी जब तक ये उस लिमिट तक नहीं पहुंचता, यहाँ पे बेसिकली हम उसकी लिमिट डिफाइन करते हैं। इट मीन दोनों के दरमियान एक रिलेशन है। ये आपके उस काउंटिंग का जो काउंटर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसके एंडिंग पॉइंट को यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि उसने एंड कहाँ पे होना है। यानी स्टार्ट आप अगर 1 से कर रहे हैं तो इट मीन इसने उसको 100 तक अगर आपने लेके जाना है तो इसने उसको 100 तक जो है वो ये उसका एंड पॉइंट यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। लेकिन इसको लिखने के लिए हमें जो है वो डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं या रिलेशनल ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट यूज किए जाते हैं। और फिर हमने अगर काउंटर यूज कर रहे हैं तो काउंटर को अपडेट भी करना होता है। यानी अगर आपने काउंटर को 1 से इनिशियलाइज किया था तो अब बाद में काउंटर ने 2 होना है, फिर 3 होना है, फिर 4 होना है, तो ये काउंटर को अपडेट करने वाला जो प्रोसीजर है वो बेसिकली यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं।
पहला काउंटर की इनिशियलाइजेशन, दूसरा पार्ट काउंटर की लिमिट कि काउंटर ने कहाँ तक जाना है, और थर्ड जो है वो काउंटर को अपडेट करने वाला पार्ट। अगर आपने काउंटर को इनिशियलाइज, अब देखें, एक तो आपने काउंट अप वाली सिचुएशन देखी है, दूसरी काउंट डाउन वाली भी हो सकती है। अगर काउंट डाउन में हम कहते हैं कि हम 100 से स्टार्ट लेते हैं, तो आप अगर इनिशियलाइज करते हैं अपने काउंटर को 100 से, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका वो काउंटर एंड कहाँ पे होगा, 1 पे एंड होगा। तो फिर आपने यहाँ पे जो टेस्ट लगाना है, जो लिमिट जो लगानी है वो 1 तक आएगी, और फिर अपडेट में आपने 100 टू माइनस करते जाना है। 100 होगा, 99 होगा, फिर 98 होगा, फिर 97 है, 96 है, मीन आपने काउंट डाउन करते आना है। तो ये बेसिकली अपडेट वाला ऑपरेशन उसको अप करने या डाउन करने वाले ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। और उसके बाद जो है उसके अंदर आप जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, अगर आपने उसके बाद एक ही स्टेटमेंट लिखनी हो तो फिर जो है वो आप इस तरह से विदाउट करली ब्रैकेट्स एक स्टेटमेंट लिख के उसके बाद सेमीकोलन लगा देते हैं, तो ये एक स्टेटमेंट जो है उस लूप के रिपीट होगी, यानी जो रिपीट होने वाला कंपोनेंट है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट होगी। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स चाहते हैं कि रिपीट हों, तो फिर आपने जो है वो ये करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, यानी आपकी फिर स्टेटमेंट्स इन करली ब्रैकेट्स के इन बिटवीन आएगी। अगर आप यहाँ पे एक करली ब्रैकेट्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं इस तरह लिखा जाए, आप ये लिखें, उसके बाद आप कोई स्टेटमेंट्स लिखें, जितनी भी लिखनी है, 100 स्टेटमेंट, 1000 स्टेटमेंट लिखनी है, तब लिखते जाए, फिर करली ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे। तो इट मीन के फिर वो रेपिटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इस पूरी बॉडी के ऊपर इन करली ब्रैकेट से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक अप्लाई हो रहा होता है। जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होंगी इस बॉडी के अंदर वो सारी की सारी रिपीट होंगी। उसके बाद हम आते हैं इन्हीं चीज़ों को दोबारा से डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट जिसको हमने कहा इनिशियलाइजेशन, तो ये बेसिकली जो है वो आपके जो लूप का काउंटर है उसको इनिशियलाइज करता है। फिर उसके लिए जो है वो हमने यहाँ पे इवैल्यूएट टेस्ट एक्सप्रेशन है जिसने बेसिकली उसकी लिमिट डिफाइन करनी होती है। और ये बेसिकली हमने जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखा जाता है। वो अगर ट्रू होगा तो इट मीन्स के आपकी लूप जो है वो आगे एग्जीक्यूट होती रहेगी, अगली रेपिटेशन परफॉर्म होगी, अगली आइट्रेशन परफॉर्म होगी। अगर जो हमने यहाँ पे वो टेस्ट क्राइटेरिया या लॉजिकल एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है अगर वो फॉल्स है तो फिर जो है वो अगली रेपिटेशन परफॉर्म नहीं होगी। और अगर जब भी एक रेपिटेशन परफॉर्म होती है उसको परफॉर्म करने के बाद जो है फिर अपडेट वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है। यानी अगर आप जो है वो काउंट अप वाला सिनेरियो यूज कर रहे हैं तो फिर आपकी इनिशियल वैल्यू कम होगी, टेस्ट वैल्यू हाई होगी, या लिमिट हाई होगी तो आपने प्लस प्लस करना है। और अगर आपने जो है वो काउंट डाउन वाली अप्रोच यूज कर रहे हैं तो फिर आपने जो है वो आपकी इनिशियलाइजेशन वाली वैल्यू हाई होगी, आपकी लिमिट जो है वो लो होगी, और आपने माइनस माइनस वाली अप्रोच जो है वो यूज करनी है। अब हम जो है वो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं फॉर लूप में। फॉर लूप में हमने एक वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर दिया। एक और चीज, हमने जो लूप काउंटर है बेसिकली इसकी डेक्लेरेशन हम यहाँ पे भी दे सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं डेक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन वाली अप्रोच यूज कर सकते हैं कि हम इंट काउंट इक्वल टू 1 लिखते, लेकिन इनिशियलाइज यहाँ पे करवा भी सकते हैं। इसको भी हम स्किप कर सकते हैं, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर अभी हम देखें तो हम इंट काउंट यहाँ पे लिखा, काउंटर को हमने डिक्लेयर किया, और फिर यहाँ पे लूप फॉर का कीवर्ड लिखा, इन ब्रांचेस को डिफाइन किया। तो हम यहाँ पे ये अगर इसको स्किप कर दें, इसको स्किप किया जा सकता है। हम यहाँ पे अगर इंट लिख दें और इंट काउंट इक्वल टू 1 लिख दें तो ये फिर भी वैलिड है। उसके बाद हमने काउंटर को 1 से इनिशियलाइज किया। काउंटर को इनिशियलाइज करने के बाद हमने लिखा काउंट लेस देन इक्वल टू 5। ये बेसिकली उसकी लिमिट है। अब इसने 1 से शुरू होना है, 5 तक जाना है। और ये ट्रू कब होगा? जब हम लिखेंगे काउंटर लेस देन इक्वल टू 5। अगर तो काउंटर लेसर है 5 से या 5 के इक्वल है तो ये कंडीशन हमें ट्रू मिलेगी। अगर इट मीन्स अगर ये ट्रू है तो फिर जो है वो एक आइट्रेशन परफॉर्म होगी, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट होगा
इस लाइन में ये वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। और यहाँ से फिर कंट्रोल आगे जो है वो अपडेट पे जाना है कि अब हमारा काउंटर अपडेट होना है। एक आइट्रेशन होगी है तो फिर हमने काउंट भी तो करना है कि एक होगी है तो अब प्लस प्लस फिर करेंगे तो मैं दूसरी आइट्रेशन पे चले जाएंगे। और यहाँ से फिर कंट्रोल वापस जो है वो इसी कंडीशन पे आता है या लॉजिकल कंपैरिजन पे आता है, टेस्ट पे आता है, जहाँ पे हमने चेक करना है कि क्या अब भी काउंटर, क्योंकि काउंटर की वैल्यू अब अपडेट हो चुकी होगी, काउंट की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, यहाँ पे अब वैल्यू 2 हो चुकी होगी और फिर 2 को चेक किया जाएगा लेस देन और इक्वल टू 5। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज इस जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है, हमने यहाँ पे काउंट अप वाली अप्रोच यूज किया है कि हमारा काउंटर स्टार्ट 1 से हो रहा है और एंड लिमिट हमने लगाई है 5, तो फिर हमने लेस देन इक्वल वाली अप्रोच यूज किया है। अगर हम इसके अल्टरनेटिवली जाते, हम काउंटर को 5 से अगर इनिशियलाइज करते और इनिशियलाइज करने के बाद फिर हमें लिमिट जो है वह 1 लगा के भी इसको कर सकते हैं, फिर भी आइट्रेशन 5 ही होंगी और वहां पे फिर हमें जो काउंट है उसके लिए जो हमें काउंट के साथ ये लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू है। और अपडेट में हम जो यूज करेंगे फिर माइनस माइनस यूज किया जाएगा, यानी हमने काउंटर को डिक्रीमेंट करना है कि हमने काउंट डाउन वाली अप्रोच यूज करनी। 5 से 4 होगा, 4 भी हम चेक करेंगे तो वो 1 से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, फिर 3 है, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर 1 होगा और 1 भी इक्वल है, फिर 0 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। इसे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आपका काउंटर पहले 1 है तो 1 लेस देन 5 है, फिर इधर से कंट्रोल इधर शिफ्ट होता है, आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूट होने के बाद काउंटर अपडेट होगा। अब काउंट में वैल्यू 2 हो चुकी होगी, हम 2 को फिर कंपेयर करेंगे 5 से तो वो लेसर है, फिर ये 3 होगा, 3 भी लेसर है 5 से, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर काउंट में 1 ऐड होगा, 4 हो जाएगा, 4 भी लेसर है 5 से, लाइन एग्जीक्यूट होगी, हेलो प्रिंट होगा, फिर काउंटर 5 हो जाएगा, 5 अब इक्वल है 5 के तो फिर भी ठीक है, एडमिन इसकी 5 आइट्रेशंस ही होनी है, फिर इसकी वैल्यू 6 हो जाए। अब 6 हो जाएगी तो ये अब इससे लेसर भी नहीं रहेगा, इक्वल भी नहीं रहेगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर लूप से बाहर, यानी इसके बाद जितनी भी आप स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे फिर वो वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी है, लूप की बॉडी जो है वो वहां से कंट्रोल बाहर आ चुका होगा, यानी रेपिटेशन वाला जो इफेक्ट है वो खत्म हो चुका होगा। इसी तरह इसमें एक और चीज का ख्याल रखें कि अगर हम ये इक्वल वाला साइन स्किप कर देते हैं, इसके बगैर भी आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिएगा, अगर इक्वल वाला साइन है तो फिर ये काउंटर 1 to 4 तक चलेगा, 5 तक नहीं जाएगा। जब काउंटर 4 होगा तो काउंट लेस देन 5 है, ये ट्रू है। जैसे ही काउंटर की वैल्यू 5 होगी तो 5 लेस देन 5 नहीं है, जब 5 लेस देन 5 नहीं है तो इट मीन फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। जब ये टेस्ट फॉल्स होगा तो कंट्रोल यहां से इसकी बॉडी में शिफ्ट नहीं होगा, इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी इसकी बॉडी में वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। मैं दोबारा बताता चलूं, अगर आपने करली ब्रैकेट्स यूज नहीं कर रहे लूप के बाहर, यहां पे कभी भी सेमीकोलन इसके फौरन बाद नहीं लगाना। अगर आप लगा देंगे तो इसका मतलब ये है कि इस लूप की बॉडी में कोई भी स्टेटमेंट आप नहीं लिख रहे, तो ये कभी भी इसके फौरन बाद सेमीकोलन यूज नहीं करना। उसके बाद अगर हमने एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, रिपीट करवाना चाहते हैं तो ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखें उसके बाद सेमीकोलन लिख दें, जहां पे पहला सेमीकोलन मिल जाएगा लूप की बॉडी वहां पे एंड हो जाएगी, इसका स्कोप वहां पे एंड हो जाएगा, यानी ये उन्हीं स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा उन रेपिटेशंस में जो कि इस सेमीकोलन तक होंगी। और ये बेसिकली यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है जो कि सी आउट किया है, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट हम रिपीट करना चाहते हैं थ्रू लूप तो फिर हमें जो है वो इसकी बॉडी लिखनी पड़ेगी, यानी करली ब्रैकेट्स इस तरह से यूज करेंगे और इन करली ब्रैकेट्स में जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी फिर वो सारी स्टेटमेंट्स रिपीट होती हैं। अब हम उसी को अगर दोबारा देखें तो आप इसी में काउंट इज इक्वल टू 1, इसको हमने कहा कि ये स्टेप 1 है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद जो है वो इवेल्युएट टेस्ट एक्सप्रेशन है। अगर ये ट्रू होगा तो स्टेप 3 पे जाना है, अदरवाइज लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, जो कि हमने लिखा काउंट लेस देन इक्वल टू 5। और उसके बाद जो है वो स्टेप 3 बेसिकली क्या है कि यहाँ से कंट्रोल हमारी इन स्टेटमेंट्स में आना है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ से कंट्रोल फिर जो है वो
स्टेप 4 पे आता है और स्टेप 4 में अपडेट करना है, वो या तो प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, ये डिपेंड करता है हमने जो है वो काउंटर कौन सा यूज कर रहे हैं। हमने क्योंकि 1 से इनिशियलाइज किया, 5 तक जाना चाहते हैं तो प्लस प्लस यूज करना पड़ेगा। अगर हम 5 से शुरू करें और 1 तक ले जाना चाहते हैं तो फिर हमें माइनस माइनस यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और चीज का ख्याल रखें, आप काउंटर में, इस काउंटर में आप प्लस प्लस काउंट लिखें, यानी आप प्री फिक्स नोटेशन यूज करें, पोस्ट नोटेशन यूज करें, उसका इफेक्ट सेम आएगा। उसका इफेक्ट जो है वो लूप की आइट्रेशंस के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो भी पोस्ट फिक्स है या प्री फिक्स है उसने वैल्यू रिटर्न करनी है। जो रिटर्न वैल्यू है उसी ने यहाँ पे कंपेयर होना है। तो जब वो वैल्यू रिटर्न कर देता है उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, या आप पहले उसमें इंक्रीमेंट कर दें बाद में वैल्यू रिटर्न करवा लें, क्योंकि हम उसको किसी एक्सप्रेशन में तो यूज कर नहीं रहे। तो जो आपको इस वेरिएबल की वैल्यू बेसिकली जैसे ही आप यहाँ से इधर कंट्रोल शिफ्ट होगा तो इसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी। जब इसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको वो आप प्लस प्लस यूज करें, प्लस प्लस काउंट लिखें या काउंट प्लस प्लस लिखें तो लूप की आइट्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। अब हम आते हैं इसका फ्लो चार्ट के, इसमें जो है वो इसको फ्लो चार्ट की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले असाइनमेंट हुई, और ये अगर आप देखें यहाँ फ्लो चार्ट से तो एक बार ही असाइनमेंट होनी है, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल कभी नहीं आएगा। यहाँ से कंट्रोल आ जाना है इस टेस्ट वाले पार्ट पे, और जहाँ से पे जो अकाउंट को चेक किया जाएगा कि क्या ये लेस दैन इक्वल टू 5 है, और अगर ये अकाउंट की करंट वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 5 है, ट्रू है, तो कंट्रोल इधर आएगा, अदरवाइज फॉल्स है तो कंट्रोल इधर चला जाएगा, जो कि प्रोग्राम की इसके बाद वाली स्टेटमेंट्स हैं उन पे। उसके बाद अगर ये ट्रू है तो फिर इसने जो है वो सी आउट स्टेटमेंट पे कंट्रोल जाएगा। जब कंट्रोल सी आउट स्टेटमेंट पे जाना है तो वहां से फिर कंट्रोल जो है वो इंक्रीमेंट काउंट पे जाएगा, जिसको हम अपडेट वाला पार्ट कह रहे थे। जब अपडेट होगा तो अपडेट के बाद दोबारा फिर वापस कंट्रोल जो है वही कंडीशन पे आना है या टेस्ट पे आना है या जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वहां पे आना है। लेकिन उसमें एक चीज हो चुकी होगी कि जो आपका लूप का काउंटर है उसमें इंक्रीमेंट हो चुका होगा, उसकी वैल्यू वही नहीं रहेगी जो आपने इनिशियल यूज की थी, उसमें इंक्रीमेंट हो चुका होगा। अब वो नई वैल्यू जो है वो यहाँ पे कंपेयर हो रही होगी। फिर अगर ट्रू मिलता है तो फिर सी आउट है स्टेटमेंट पे जाएगा, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होना है, इंक्रीमेंट के बाद फिर यही टेस्ट जो है वो चेक होगा। जब तक ये टेस्ट ट्रू रहता है ये स्टेप जो है वो रिपीट होते रहेंगे। जैसे ही टेस्ट फॉल्स होता है तो कंट्रोल जो है वो इधर शिफ्ट हो जाता है। इसी को हम जो है वो इस कोड के थ्रू भी जो है वो आगे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया इंट नम, और उसके बाद जो है वो सी आउट नंबर और नंबर स्क्वेयर्ड है, क्योंकि कोई एक नंबर ले रहे हैं उसी नंबर का स्क्वेयर हमने बेसिकली प्रिंट करवाना है। तो हम कर क्या रहे हैं, हमने फॉर लूप लगाई जिसमें हमने नम को 1 से इनिशियलाइज किया, नम को लेस दैन इक्वल टू 10 रखा। इट मीन अब हमारा काउंटर कौन सा है, अब काउंट अपबल है, 1 से 10 तक हम जाना चाहते हैं, लेस देन इक्वल टू 10 है। अगर यहाँ पे सिर्फ लेस देन 10 लिखते तो फिर हम 1 to 9 तक जाना चाहते थे। देखें हमने लिमिट हमने डिफाइन करनी है। अगर हम नम लेस देन 10 लिखते तो ये 1 to 9 तक थी हमारी लिमिट। अगर हमने 10 तक की लिमिट रखनी है तो फिर हम नम लेस देन इक्वल टू 10 लिखेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो ये प्लस प्लस है। तो होगा क्या, एक्चुअली 1 आएगा, उसको प्रिंट कर देगा, 2 टैब्स आएंगी, 2 टैब के बाद हम नम मल्टीप्लाई नम 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर इसमें एक इंक्रीमेंट होगा, 2 हो जाएगा, और 2 लेस देन 10 है, 2 लेस देन 10 है, तो फिर यहाँ पे हमें जो है वो 2 प्रिंट होगा, 2 के बाद 2 टैब्स आएंगी, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 आ जाएगा। फिर नम में एक इंक्रीमेंट होगा, नम 3 हो जाएगा, कंडीशन टेस्ट चेक होगा, टेस्ट जो है वो ट्रू है, टेस्ट ट्रू है तो फिर 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 डिस्प्ले हो जाएगा। एक और इंक्रीमेंट होगा, 4 है, और 4 मल्टीप्लाई 16। इसी तरह ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ये स्टेप्स जो हैं वो रिपीट होते रहेंगे और ये बार बार रिपीट होते जाएंगे।
जब तक इसकी वैल्यू 10 नहीं होती। जब 10 हो जाएगी तो 100 प्रिंट करेगा, और 100 के बाद इसकी वैल्यू जब 11 हो जाएगी तो 11 लेस दैन इक्वल टू 10 नहीं रहेगा, फॉल्स हो जाएगा। टेस्ट फॉल्स होगा तो लूप से बाहर आ जाएंगे। अब इसका इसी तरह आउटपुट भी दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल इस प्रोग्राम को अगर आप रन करेंगे तो एज इट इज इसी तरह का आउटपुट आपको नजर आएगा। इन्हीं स्टेप्स को हम दोबारा अगर फर्दर देखते हैं तो बेसिकली जो है वो यही काम है। पहले इनिशियलाइजेशन है, फिर जो है वो टेस्ट है, एक्सप्रेशन को टेस्ट कर रहे हैं, वो ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेंगे सी आउट वाली स्टेटमेंट जहाँ पे नंबर है, फिर नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद है, और उसके बाद जो है वो अपडेट होगा जिसमें नम में 1 का इंक्रीमेंट किया जा रहा है। इसी को अगर हम जो है वो इस फ्लो चार्ट के थ्रू देखें तो हमने नम को इनिशियलाइज किया 1 से इनिशियलाइज करने के बाद टेस्ट में क्या लगा रहे हैं, नम लेस देन इक्वल टू 10। इट मीन जब तक नम जो है वो 10 के इक्वल नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा। जब वो 10 के इक्वल होगा तब भी एग्जीक्यूट होगा। जैसे 11 हो जाएगा नम तो फिर जो है वो ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये टेस्ट जो है वो फॉल्स होगा। जब टेस्ट फॉल्स होगा तो फिर जो है वो नम और नम मल्टीप्लाइड बाय नम को डिस्प्ले नहीं करेगा, बल्कि जो है वो लूप के बाहर अगर आपने जो भी स्टेटमेंट लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अब फायर लूप को हम बेसिकली यूज कहाँ पे करते हैं? इन एनी सिचुएशन दैट क्लियरली रिक्वायर्स एन इनिशियलाइजेशन, कि हमें पता हो कि वेरिएबल जो काउंटर है उसने स्टार्ट कहाँ से होना है, जहाँ पे हमें जो है वो उसकी फास्ट कंडीशन का पता हो कि हमारी लूप ने स्टॉप कहाँ पे करना है, और फिर हमें जो है वो हर एंड पे हर बार जो है उसमें जो इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है तो हमें उसका भी पता हो कि हमने कितना इंक्रीमेंट और कितना डिक्रीमेंट करना है। तो फिर हम वहाँ पे जो है वो फार लूप यूज करते हैं। इसके अलावा फार लूप जो है वो इस एक्सप्रेशन को हर आइट्रेशन से पहले चेक करता है। अगर जो है वो एक्सप्रेशन पहले से ट्रू है तो फिर हम वहाँ पे यूज करते हैं। अब अगर आप उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे लें तो हमने एक इस तरह का कोड लिखा जिसमें हम लिखा काउंट इक्वल टू 11 और काउंट लेस देन इक्वल टू 10। देखें आपने स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा रख दिया, लिमिट छोटी रख दी, और काउंटर प्लस प्लस वाला लगा रहे हैं, और फिर आपने कंपैरिजन टेस्ट है वो भी लेस देन वाला लगाया। यानी आप कह रहे हैं अगर 11 10 से लेसर है तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इट मीन इसका तो पहला ही टेस्ट जो है वो फॉल्स हो गया, तो ये लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ से बाहर चला जाएगा। जब भी अगर हम ये करना चाहते हैं तो हमें एटलीस्ट यहाँ पे 2 चेंजेस करनी पड़ेंगी। हमें ये ग्रेटर देन लेस देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज करना पड़ेगा, और हमें यहाँ पे प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमें काउंट डाउन वाली अप्रोच पे जाना पड़ेगा। काउंट डाउन वाली में जाएंगे तो ठीक है, 11 है, 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बिल्कुल ठीक है, टेस्ट ट्रू है, तो ये एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उसमें माइनस माइनस यूज करते हैं तो एक माइनस होगा, ये 10 हो जाएगा, और फिर जब 10 होगा तो 10 इक्वल टू 10 है, तो ये भी ठीक है। जब हम यहाँ से फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर इसकी वैल्यू माइनस माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगी, और जब 9 कर देंगे तो या इस कंपैरिजन की बेस पे 9 ग्रेटर नहीं रहेगा 10 से। जब 9 10 से ग्रेटर नहीं है तो फिर ये फॉल्स होगा। लेकिन अगर इसी सिनेरियो को जिस तरह ये कोड पहले से लिखा हुआ था उस एज इट यूज करते हैं तो ये पहले ही टेस्ट पास नहीं होगा, वहीं पे जो है ये फॉल्स होगा और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इसमें जो है वो फर्दर हम डिफरेंट वेरिएशंस ला सकते हैं। हम यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवा सकते हैं। एक्सप्रेशन में हम चाहे एक ही यूज़ कर रहे हो और प्लस प्लस हमने एक पे लिखा है, तो इन्हीं को देखें। अब हमने ये ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, इसका मतलब ये है कि ये तीनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी, ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, इसमें एक ही सेमीकोलन है, एक्चुअली एक ही स्टेटमेंट है, तो आप इसके बगैर भी एग्जीक्यूट करेंगे तो ये रन हो जाएगा। इसके अलावा लेकिन हमने अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाने हैं तो इनको कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं। इसी तरह हम इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स अगर इनिशियलाइज करवाए हैं और उनमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाले अपडेट उन्हें साथ साथ अपडेट भी करना चाहते हैं तो फिर आप कॉमा सेपरेट करते हुए उन्हें मल्टीपल को अपडेट भी कर सकते हैं। इस तरह से हम उन्हें जो है वो अपडेट करते जाएंगे।
एक और चीज इसके अंदर हम इसको जो इनिशियलाइजेशन है उसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा इंट सम इज इक्वल टू 0, नम इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे सिर्फ सेमीकोलन लिखा, वेरिएबल डेक्लेरेशन भी लूप से पहले, इनिशियलाइजेशन भी पहले, तो हमने जो है वो सिर्फ यहाँ पे टेस्ट लगाया और उसके बाद अपडेट वाला ऑपरेशन लिखा और फिर हम सम प्लस इज इक्वल टू नम करते जा रहे हैं, तो ये लूप की बॉडी में आएगा। लेकिन हम इस वाले पार्ट को भी स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी आप इससे भी अगर यहाँ पे लूप की बॉडी ले आए और बॉडी के अंदर ही आप नम प्लस प्लस लिख दें तो लिखा जा सकता है, नम प्लस प्लस लिखें और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें, तो ये भी ऑप्शन है। और इसकी ये ब्रैकेट्स बंद कर दें तो आप इसे भी यहाँ से स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप ये टेस्ट कभी भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आप ये टेस्ट स्किप कर देंगे तो फिर एक ऐसी लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगी जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी। तो हमेशा टेस्ट हम स्किप नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें स्किप नहीं कर रहे। इनिशियलाइजेशन को हम लूप से पहले ले गए और अपडेशन को हम लूप की बॉडी में ले गए, तो लूप की बॉडी में अपडेशन हो रही है, वेरिएबल की अपडेटेड वैल्यू आपको मिलती जाएगी। तो ये बेसिकली थोड़ी सी हम इसके अंदर जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी यहाँ पे करवाना चाहें, जिस तरह हमने लिखा इंट नम इज इक्वल टू 0, तो हम डेक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर नम लेस देन इक्वल टू 10 लिखा, नम प्लस प्लस है और सम इज इक्वल टू सम प्लस नम हो सकता है, तो ये भी। लेकिन अब यहाँ पे जो सम का जो स्कोप है वो इस लूप तक, नम का जो स्कोप है इस लूप तक रहेगा, सम का स्कोप जो है वो बाकी थ्रू आउट द प्रोग्राम चलता रहेगा। लेकिन ये नम वेरिएबल लूप से बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर आप इस लूप की बॉडी से बाहर जाके नम को एक्सेस करेंगे तो वेरिएबल नॉट डिफाइंड का एरर आएगा। सिर्फ इतना सा बेसिकली जो है वो इसका इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो है वो फॉर लूप एंड हो गई है।